हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। टू टाइप्स के एड्स होते हैं, इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड में लॉन्ग या शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल, डेफिनेशन, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, इलस्ट्रेशंस, प्रोवाइजो, स्केड्यूल और पंक्चुएशन आदि आते हैं। और जबकि एक्सटर्नल एड में डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेजिस्लेचर हिस्ट्री, कस्टम, इंटरनेट, लेजिस्लेटिव इंटेंशन और लॉ कमीशन रिपोर्ट। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति, फैमिली, सोसाइटी के पूरी बैकग्राउंड को जानने के लिए उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार स्टैट्यूट के बैकग्राउंड और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जानना ज़रूरी है। ठीक। इंटरनल एड मीन दोज एड विच आर अवेलेबल इन द स्टैट्यूट इट्सेल्फ। मतलब जो स्टैट्यूट के अंदर होता है, जो कि किसी भी लॉ के, किसी भी स्टैट्यूट के बैकग्राउंड को जानने में सहायता करता है। ठीक, ये होता है इंटरनल एड। अब इसकी हेडिंग, टाइटल, इसको हम हिंदी में नाम या शीर्षक कहते हैं। शॉर्ट टाइटल जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लॉन्ग टाइटल, एक लॉन्ग टाइटल में क्या होगा, एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पीनल प्रोसीजर। ठीक है। प्रियम्बल, ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल एड की। इसमें प्रियम्बल होता है यानी उद्देशिका। प्रियम्बल लॉन्ग टाइटल की तरह एक्ट का पार्ट होती हैं, किसी भी स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट एवं पर्पस बताती है। इंडिया एंड अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, बट कहा गया है कि स्टैट्यूट के साथ प्रियम्बल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रियम्बल नहीं था। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसे डेफिनेशन क्लॉज भी कहते हैं। यह सभी एक्ट के स्टार्टिंग में होता है। ठीक। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में निम्न वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? के अंतर्गत, अंडर विच, सेकेंड, से विपरीत, इंटेंडेड टू, थर्ड, अथवा से विपरीत और मीन्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंटरनल एड्स, हेडिंग, धारा, शीर्षक के किसी स्टैट्यूट का हेडिंग से उसके स्टैट्यूट के सेक्शन क्या कहना चाहते हैं ये पता चलता है। यह 1845 में स्टार्ट हुआ था। इसमें केस है रमेश कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, 1983 का है। इस केस में बताया गया था कि हेडिंग स्टैट्यूट व सेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है। जैसे IPC 378 में चोरी, वो IPC 300 में मर्डर के बारे में बात की गई है। अब हम नेक्स्ट जो एड्स है, मार्जिनल नोट्स, पार्श्व टिप्पणी इसको कहेंगे। यह सेक्शन के बगल में होती है तथा सेक्शन के इफेक्ट को कम करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मार्जिनल नोट्स। जहाँ स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर होती है वहाँ ये लगाया जाता है। ठीक। यह लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। मार्जिनल नोट्स को विधानमंडल से सहमति प्राप्त है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इलस्ट्रेशन, दृष्टांत या उदाहरण कहेंगे। सेक्शन के अंतर्गत जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके मीनिंग को बताते हैं। ठीक। केस है इसमें कैलाश चंद्र वर्सेस सनातन, LIR 1881 का। इस केस में कहा गया था कि इलस्ट्रेशन सेक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। यह हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एड, स्पष्टीकरण या व्याख्या। सेक्शन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, सेक्शन के ऑब्जेक्ट को बताता है। इसमें केस है मोहम्मद इस्माइल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, 1966 का है। इस केस में यह कहा गया कि कभी कभी सेक्शन क्या कहना चाहता है यह क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए एक्सप्लेनेशन से सेक्शन को क्लियर व सिंपल बनाया जाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोवाइजो।
परंतु जिसको हिंदी में कहते हैं किसी भी सेक्शन में प्रोवाइजो दिया रहता है तो यह सेक्शन पर प्रतिबंध लगाता है। आगे हम बात करते हैं सेविंग क्लॉज, व्यावर्तिक खंड इसको हिंदी में कहते हैं। किसी भी सेक्शन के रिपीलिंग इनेक्टमेंट के टाइम ऐड किया जाता है। ठीक है, दोबारा समझें, सेविंग क्लॉज यानी व्यावर्तिक खंड किसी भी सेक्शन के रिपीलिंग या इनेक्टमेंट के टाइम ऐड किया जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह। पंक्चुएशन इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट बट पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमा, सेमीकोलन एक्सेट्रा। अब हम आगे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो ऐड है अनुसूची, इसको स्केड्यूल कहते हैं। किसी भी एक्ट के लास्ट में स्केड्यूल होती है जो स्टैट्यूट का पार्ट होती है, स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एड। समझे, व्हेन इंटरनल एड आर नॉट एडुकेट कोर्ट हैज़ टू टेक रिकोर्स टू एक्सटर्नल एड, यानी जब इंटरनल एड सफिशेंट नहीं होता है इंटरप्रिटेशन के लिए तब कोर्ट एक्सटर्नल एड की तरफ बढ़ता है। द एक्सटर्नल एड आर वेरी यूजफुल टूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, यानी एक्सटर्नल एड बहुत ही यूजफुल होते हैं किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सम ऑफ द एक्सटर्नल एड्स यूज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आर एज फॉलोज। ठीक, समझते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। कि इसका मतलब समझें, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कि उस लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है तथा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, जो हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस की। ठीक, कि उस लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है तथा ऑब्जेक्ट क्या है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर का पर्पस जानने के लिए हिस्ट्री पर जाएंगे। द हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ द स्टैट्यूट दैट इज द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इन विच इट वाज इनेक्टेड। जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस स्टैट्यूट का मेन इंटेंशन क्या था, लॉ को क्रिएट करना, ऑल्टर करना, फिर जो सिचुएशन चल रही है उससे वैसे ही कंट्रोल करना। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। इट शुड आल्सो बी टेकन इनटू नोट सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द स्टैट्यूट इज क्वेश्चंस वाज इंटेंडेड टू ऑल्टर द लॉ और लीव इट वेयर इट स्टूड। जो ऑब्जेक्ट है स्टैट्यूट का और जो रीज़न है वह हमें हिस्टोरिकल फैक्ट से, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट के रिसर्चर से ही पता चल सकता है। दोबारा समझें, जो ऑब्जेक्ट है स्टैट्यूट का और जो रीज़न है वह हमें हिस्टोरिकल फैक्ट के रिसर्चर से ही पता चल सकता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन्स एज टू वाई द स्टैट्यूट इज बीइंग ब्रॉट टू enactment can also be a very helpful fill in the research for historical fact। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली में डिबेट्स होती हैं उनको भी रेफर किया है कि स्टैट्यूट के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन अ नंबर्स ऑफ केसेस रेफर टू डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सेकंड जो है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। ठीक, किसी भी स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी है कि उस समय के सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को एक बार वेरीफाई करना कि स्टैट्यूट को किन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था और वह सर्कमस्टांसेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, any relevant changes in the social conditions and technology should be given due weightage। केस है इसमें
SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में यह कहा गया कि स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस टाइम के सोशल इन्वायरमेंट, जो हम उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सेटिंग, जो भी सिचुएशन थी, उन्हें पहले रेफ़र करें। ठीक, आगे हम बात करते हैं रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट। किसी एक स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट दूसरे स्टैट्यूट को भी रेफ़र कर सकता है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी एड कहते हैं। अगर दोनों ही स्टैट्यूट सेम कॉन्टेक्स्ट में हैं, यानी दोनों ही स्टैट्यूट सेम कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, तो कोर्ट एक स्टैट्यूट के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए दूसरे स्टैट्यूट के कुछ प्रोविज़न को रेफ़र कर सकता है, जैसे द जनरल क्लॉजेस एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी एड। फिर आगे हम बात करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल एड, डिक्शनरीज। अगर स्टैट्यूट में कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है, तो डिक्शनरी का यूज़ किया जा सकता है। डिक्शनरी में एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो उस मीनिंग में से किस मीनिंग को चूज करना है, उसके लिए हम लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट एंड पर्पस को रेफ़र करते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशल डिसीजन। जो भी हम जुडिशल डिसीजन को रेफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन कोर्ट के ही हों। अगर हम फॉरेन डिसीजन को रेफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए यह प्रूव करना होगा कि फॉरेन कंट्री का डिसीजन हम ले रहे हैं, उस कंट्री के जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ के सेम प्रोविज़न, सेम सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। ठीक, दोबारा समझिए इस पॉइंट को। अगर हम फॉरेन डिसीजन को रेफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह प्रूव करना होगा कि जिस फॉरेन कंट्री का डिसीजन हम रेफ़र कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उस कंट्री में जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ के सेम प्रोविज़न, सेम सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं अदरवाइज़ इंडिया जो भी प्रोनाउंसमेंट है, इंडिया की जो भी प्रोनाउंसमेंट है, उन्हें ही अदर एक्सटर्नल एड यूज़ किया जाता है। अदर मटेरियल्स, ठीक है, इसमें समझते हैं। अदर मटेरियल्स में क्या आएगा? इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट, पैसेज और मटेरियल फ्रॉम टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, पेपर्स, जर्नल्स, ये अदर्स मटेरियल्स हो गए एक्सटर्नल एड्स के। ठीक, केस है इसमें रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस केस में कहा गया था कि एक्सटर्नल एड में अदर मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का सबसे पहले काम है स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड करना, और इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड आर वेरी यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर यह एड अवेलेबल नहीं है या एडमिसिबल नहीं है, तो हम अगर प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो प्रॉपर जस्टिस नहीं ले पाएंगे। कभी कभी कोर्ट इन एड के अभाव में इनजस्टिस भी कर जाता है।